हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया हूं एक नए टॉपिक पे डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओगिलवी सिंड्रोम। अभी तक हमने देखा था कि ओगिलवी सिंड्रोम जो होता क्या है, उसका होने का कारण क्या है, मतलब कॉजेज ऑफ ओगिलवी सिंड्रोम, फिर उसके बाद सिम्टम्स ऑफ ओगिलवी सिंड्रोम, मतलब अगर किसी को ओगिलवी सिंड्रोम हुआ है तो उसमें क्या क्या लक्षण दिखाई देंगे। बट आज जो हम डिस्कस करेंगे, आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करेंगे उस टॉपिक का नाम है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओगिलवी सिंड्रोम। अगर किसी पेशेंट को ओगिलवी सिंड्रोम हो गया तो उसको कैसे मैनेज किया जाएगा, उसकी बीमारी को कैसे ट्रीट किया जाएगा, उसको कैसे ठीक किया जाएगा, तो हम लोग आज यही देखने वाले हैं। आइए देखते हैं कि उसको ट्रीटमेंट में क्या क्या लाइन प्रोसीजर फॉलो किया जाता है। ओके, फर्स्ट, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ डायलेटेड कोलन एंड अपीयर टू बी एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कोलन कितना फैला हुआ है और कितना कॉम्प्लिकेशन का खतरा पेशेंट को है। तो फर्स्ट, ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ डायलेटेड कोलन एंड अपीयर टू बी एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। मतलब वही ट्रीटमेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि कोलन कितना फैला हुआ है और कितना कॉम्प्लिकेशन का खतरा है पेशेंट को। नेक्स्ट, व्हेन पॉसिबल डॉक्टर्स ट्रीट ओगिलवी सिंड्रोम कंजर्वेटिवली एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। जब संभव हो डॉक्टर ओगिलवी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्लोज ऑब्जर्वेशन और कंजर्वेटिवली तरीके से करते हैं। कंजर्वेटिव, ओके। तो व्हेन पॉसिबल डॉक्टर्स ट्रीट ओगिलवी सिंड्रोम कंजर्वेटिवली एंड क्लोज ऑब्जर्वेशन। मतलब डॉक्टर ओगिलवी सिंड्रोम का ट्रीटमेंट क्लोज ऑब्जर्वेशन और कंजर्वेटिवली तरीके से करते हैं। नेक्स्ट, बट व्हेन नेसेसरी दे विल इंटरवेन विथ मेडिकेशंस और प्रोसीजर्स टू डिकम्प्रेस द कोलन एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। मतलब बट जब आवश्यक हो, बट व्हेन नेसेसरी मतलब जब आवश्यक हो तब डॉक्टर कोलन के कॉम्प्लिकेशन के रिस्क को कम करने के लिए मेडिसिन या प्रोसीजर का यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट, इफ कॉम्प्लिकेशन अराइजेज दे विल रिक्वायर अर्जेंट केयर। यदि कॉम्प्लिकेशंस कुछ ज्यादा ही खतरनाक होता है, मतलब अराइजेज पूछता है, यदि कॉम्प्लिकेशन उत्पन्न होती है तो उन्हें अर्जेंट केयर करने की, मतलब अर्जेंट देखभाल करने की जरूरत पड़ती है। ओके, अब हम देखेंगे कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में इंक्लूड, मतलब जो कंजर्वेटिव तरीका होता है ट्रीटमेंट का वह कैसे काम करती है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट क्या कहता है। तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में इंक्लूड फर्स्ट, ट्रीटिंग अंडरलाइंग डिजीज दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग। मतलब ऐसे बीमारियों का पहले ट्रीटमेंट किया जाए या किया जाता है जो इसको बढ़ाने में अपना योगदान देता है। किसको बढ़ाने में? तो ओगिलवी सिंड्रोम को बढ़ाने में। और यह जो तरीका होता है यह होता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। ओके, तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में सबसे पहले जो ध्यान दिया जाता है वह दिया जाता है कि ट्रीटिंग अंडरलाइंग डिजीज दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग। मतलब ऐसे बीमारियों का ट्रीटमेंट पहले करना चाहिए जो ओगिलवी सिंड्रोम को बढ़ाने में अपना योगदान देता हो। नेक्स्ट, डिसकंटिन्यू मेडिसिन दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग। मतलब ऐसे मेडिसिन को बंद कर देना चाहिए जो इसे बढ़ाने में योगदान देता हो। नेक्स्ट, बाउल रेस्ट विथ नो फूड बाय माउथ टू रिड्यूस कंप्रेशन। मतलब जो बाउल को रेस्ट देना है इस डिजीज में, जो कंजर्वेटिव तरीका होता है उसमें एक बाउल रेस्ट भी आता है। तो बाउल रेस्ट भी इसमें देना रहता है। तो बाउल मतलब इंटेस्टाइन को रेस्ट दिया जाता है और इंटेस्टाइन पर प्रेशर कम करने के लिए मुंह से खाने के लिए मना किया जाता है पेशेंट को, जिसे हम बाउल रेस्ट बोलते हैं। बाउल रेस्ट में क्या होता है, तो इंटेस्टाइन पर प्रेशर कम करने के लिए मुंह से खाना मना किया जाता है। मुंह से मतलब पेशेंट को नहीं खाने दिया जाता है। ठीक है, इसमें इंटेस्टाइन को रेस्ट दिया जाता है। नेक्स्ट, आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड क्यों देते हैं पेशेंट को? तो आईवी फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। तो आईवी फ्लूइड हम इसके लिए पेशेंट को देते हैं कि आईवी फ्लूइड देने के बाद पेशेंट के बॉडी को हाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए आईवी फ्लूइड दिया जाता है। आईवी फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। मतलब आईवी फ्लूइड का काम क्या है? आईवी का मतलब होता है इंट्रावेनस। इंट्रावेनस फ्लूइड का काम क्या है?
तो आईवी फ्लूइड का काम है बॉडी को हाइड्रेट और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस रखने के लिए आईवी फ्लूइड दिया जाता है। नेक्स्ट होता है टेकिंग वॉकिंग एंड मूविंग इनटू डिफरेंट पोजीशन टू इनकरेज बाउल मूवमेंट। इसका मतलब होता है कि स्टूल पास आउट होने के लिए या स्टूल पास आउट को इजीली होने के लिए वॉकिंग या डिफरेंट पोजीशन में मूव करना रहता है। ठीक है। नेक्स्ट नसोगैस्ट्रिक ट्यूब, इसका काम क्या है? तो नसोगैस्ट्रिक ट्यूब टू सक्शन आउट एक्सेस एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम स्टमक। नसोगैस्ट्रिक ट्यूब पेट से एक्सेस मतलब ज्यादा जो हवा बन गया रहता है उसको, तो नसोगैस्ट्रिक ट्यूब पेट से एक्सेस हवा को और फ्लूइड को बाहर निकालने का काम करता है। नेक्स्ट होता है रेक्टल ट्यूब। रेक्टल ट्यूब का काम क्या है? तो रेक्टल ट्यूब एक कैथेटर इंसर्टेड थ्रू रेक्टम टू ड्रेन एयर एंड फ्लूइड बाय ग्रेविटी। ग्रेविटी जब हम फिजिक्स में पढ़े थे, मतलब गुरुत्वाकर्षण। ओके, तो ग्रेविटी, रेक्टल ट्यूब का काम क्या है? तो एक कैथेटर इंसर्टेड थ्रू रेक्टम टू ड्रेन एयर एंड फ्लूइड बाय ग्रेविटी। रेक्टल ट्यूब एक कैथेटर है जो ग्रेविटी के थ्रू, मतलब खींचने, ग्रेविटी के थ्रू एयर तथा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए रेक्टम के थ्रू अंदर डाला जाता है। नेक्स्ट मॉनिटरिंग विथ रेगुलर इमेजिंग एंड ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर प्रोग्रेस ऑफ या और कॉम्प्लिकेशंस। मतलब कॉम्प्लिकेशन की प्रोग्रेस देखने के लिए डॉक्टर कंटिन्यू मतलब रेगुलर इमेजिंग और ब्लड टेस्ट करवाते हैं। नेक्स्ट इफ ऑलरेडी डायलेटेड मोर देन 12 सेंटीमीटर और इफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हैज नॉट वर्कड आफ्टर 72 आवर्स डॉक्टर्स में वांट टू इंटरवेन टू हेल्प रिलीफ कोलोन। मतलब यदि कोलोन पहले से ही 12 सेंटीमीटर से ज्यादा फैल चुका है, मतलब चौड़ा हो चुका है, या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद भी कुछ काम अपना नहीं कर रहा है, मतलब कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट देने के बाद भी 72 घंटे के बाद भी पेशेंट ठीक नहीं हो रहा है, पेशेंट को सुधार नहीं हो रहा है, तब डॉक्टर कोलोन को राहत रिलीफ देने के लिए आगे की प्रोसीजर अपनाता है। आगे की प्रोसीजर क्या क्या होता है? तो आगे की प्रोसीजर जैसे कोलोनोस्कोपिक या फिर जैसे कोलोनोस्कोपिक हो गया, फिर उसके बाद न्यूएस्टिगमाइन इंजेक्शन हो गया या कोलेस्टोटॉमी हो गया, ये सब जो हुआ तो यह आगे की प्रोसीजर होता है। बट पहला जो ट्रीटमेंट होता है मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ ओगिलवी सिंड्रोम में, वो होता है कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट में क्या होता है? तो कंजर्वेटिवली ट्रीटमेंट में होता है ट्रीटिंग अंडरलाइन डिजीज दैट मे बी कंट्रीब्यूटिंग, मतलब ऐसे मेडिसिन को पहले बंद करना चाहिए जिसकी वजह से पेशेंट को ओगिलवी सिंड्रोम हो सकता है। नेक्स्ट डिसकंटिन्यूइंग मेडिसिन दैट कैन बी कंट्रीब्यूटिंग, मतलब ऐसे मेडिसिन को भी बंद करना है जो मेडिसिन की वजह से पेशेंट को ओगिलवी सिंड्रोम होने का चांसेस है या हो रहा है। नेक्स्ट बाउल रेस्ट विथ नो फूड बाय माउथ टू रिड्यूस कंप्रेशन, मतलब बाउल मतलब इंटेस्टाइन को रेस्ट करने के लिए, इंटेस्टाइन को रेस्ट राहत देने के लिए, आराम देने के लिए पेशेंट को मुंह से खाने के लिए बंद कर दिया जाता है, मतलब मना किया जाता है। नेक्स्ट उसके बाद पेशेंट को आईवी फ्लूइड दिया जाता है। आईवी फ्लूइड क्यों दिया जाता है? तो आईवी फ्लूइड टू मेंटेन हाइड्रेशन एंड करेक्ट इलेक्ट्रोलाइट बैलेंसेस, मतलब बॉडी को हाइड्रेट रखने के लिए और इलेक्ट्रोलाइट हमारे बॉडी में ठीक है, सही से रहे, इसके लिए आईवी फ्लूइड का यूज किया जाता है। नेक्स्ट टेकिंग वॉकिंग एंड मूविंग इनटू डिफरेंट पोजीशन टू इनकरेज बाउल मूवमेंट। स्टूल को इजीली पास आउट होने के लिए हम पेशेंट को वॉकिंग करने के लिए बोलते हैं या डिफरेंट पोजीशन में मूव होने के लिए बोलते हैं। नेक्स्ट होता है नसोगैस्ट्रिक ट्यूब, यह भी यूज होता है। नसोगैस्ट्रिक ट्यूब ओगिलवी सिंड्रोम में यूज होता है। यह क्यों होता है नसोगैस्ट्रिक ट्यूब? तो नसोगैस्ट्रिक ट्यूब की वजह से पेशेंट को टू सक्शन आउट एक्सेस एयर एंड फ्लूइड फ्रॉम स्टमक, मतलब पेट में जो एक्सेस ज्यादा हवा बन गई हुई है, ज्यादा गैस बन गई है और ज्यादा फ्लूइड जमा हो गया है, तो उसको नसोगैस्ट्रिक ट्यूब क्या करता है? सक्शन करता है, खींचता है। ओके, और रेक्टल ट्यूब भी पेशेंट को डाला जाता है ओगिलवी सिंड्रोम में। रेक्टल ट्यूब का काम क्या है? तो एक कैथेटर इंसर्टेड थ्रू रेक्टम इनटू ड्रेन एयर एंड फ्लूइड बाय ग्रेविटी। रेक्टल ट्यूब होता है वह ग्रेविटी के ऊपर काम करता है, वह रेक्टम के थ्रू, रेक्टम के द्वारा हमारे पेट के अंदर डाला जाता है। और रेक्टल ट्यूब का काम क्या है? तो एक कैथेटर है जो
एयर और फ्लूइड को खींचता है। मॉनिटरिंग विथ रेगुलर इमेजिंग एंड बाउल ब्लड टेस्ट टू चेक फॉर प्रोग्रेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। जो कॉम्प्लिकेशंस अगर पेशेंट को है वह कितना बढ़ रहा है, कितना कम रहा है, पेशेंट की स्थिति कैसा है, इसके लिए डॉक्टर कंटिन्यू ब्लड टेस्ट या इमेजिंग प्रोसीजर करवाते रहते हैं। इफ ऑलरेडी डायलेटेड मोर देन 12 सेंटीमीटर और इफ कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट हैड नॉट वर्कड आफ्टर 72 आवर्स, डॉक्टर्स में वांट टू इंटरवेन टू हेल्प रिलीफ कोलोन। यदि कोलोन पहले से 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर से अधिक फैल चुका है या कंजर्वेटिवली तरीका जो है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट 72 घंटे के बाद भी काम नहीं कर रहा है, तो डॉक्टर कोलोन को राहत देने के लिए आगे की प्रोसीजर जो सर्जरी वगैरह है या और इंजेक्शन वगैरह है वह तरीका, वह ट्रीटमेंट लाइन अपनाते हैं। ओके, और सबसे पहले तो ट्रीटमेंट डिपेंड्स करता है कि ट्रीटमेंट डिपेंड्स ऑन हाउ डायलेटेड कोलोन एंड अपीयर टू बी एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो ऐसे ट्रीटमेंट जो होता है वह सबसे पहले इस बात पर डिपेंड करता है कि कोलोन कितना फैला हुआ है और कितना कॉम्प्लिकेशन का खतरा है पेशेंट को। इसको ध्यान में रखने के लिए पहला जो ट्रीटमेंट लाइन ओगिलवी सिंड्रोम का दिया जाता है वह दिया जाता है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट में जैसा कि हम आपको बता दिए यही कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट होता है। नेक्स्ट हम बढ़ेंगे कि ओगिलवी सिंड्रोम का जो मेन ट्रीटमेंट लाइन जो है उसका ट्रीटमेंट लाइन में जैसे कोलोनोस्कोपी वगैरह है वह कैसे किया जाता है, या नियोस्टोमाइन इंजेक्शन जो होता है वह कैसे दिया जाता है, नियोस्टोमाइन का काम क्या है, यह सब हम आगे देखेंगे। तब तक के लिए इतने पे हम वीडियो को खत्म कर रहे हैं। यह वीडियो आपको कैसा लगा आप लाइक कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू।